Assalamu alaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I'm your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आए आज के इस लेक्चर के अंदर 9th क्लास न्यू सिलेबस जो केमिस्ट्री है इसके हम थर्ड लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखा, केमिस्ट्री के डेफिनेशन को देखा, ठीक है, और उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं उनको देखा। होपफुली आपने उनको जहन में याद कर लिया होगा, ठीक है, और होपफुली आपका टेस्ट भी जो है जो हमने आपको भेजा था वो भी अच्छा हुआ होगा। और इन सेकंड लेक्चर के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल को देखा, होपफुली जो है आपने उसको भी याद कर लिया होगा और उसकी सारे टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं उसको भी आपको रिवाइज होंगे और अच्छी तरह से याद होंगे। तो स्टूडेंट्स आए आज हम अपने थर्ड लेक्चर की तरफ चलते हैं जिसमें हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को हमने स्टडी करना है। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जिस तरह केमिस्ट्री जो है वो साइंस की हमारे पास एक ब्रांच है, ठीक है। अब ये जो केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, मैटर के फिजिकल और केमिकल चेंजेस को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इसके अंदर से बहुत सारी ना डिवीजन्स निकलती हैं, ठीक है, और उनको हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया गया है इसकी रीजन हम देख लेते हैं। ये आपके एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि व्हाई देयर इज अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है, कि केमिस्ट्री को मुख्तलिफ शाखों में जो है वो तकसीम करने की आखिर क्या वजह होती है, क्या वजह है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द वाइडली, वाइडली का मतलब होता है, वाइड कहते हैं चौड़े को, वाइडली का मतलब होता है बहुत फैला हुआ, ठीक है, बहुत चौड़ा। स्प्रेड का मतलब होता है फैली हुई चीज, मतलब जो बहुत दूर तक फैली हुई है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा। सब्जेक्ट यानी कि जो हमारे पास एक सब्जेक्ट, एक जो किताब है, ठीक है, एक डिसिप्लिन है जो ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का, ठीक है, मतलब ये जो केमिस्ट्री है वो कहना ये चाहता है कि जो केमिस्ट्री है ये बहुत फैला हुआ है, ठीक है, बहुत हद तक फैला हुआ है। फैले होने से मुराद ये कि इसके अंदर नॉलेज बहुत ज्यादा है। अगर हम इसके नॉलेज को अंदाजा लगाएं तो ये बहुत, ठीक है, इसके अंदर नॉलेज बहुत स्प्रेड हुआ है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इस केमिस्ट्री के सारे नॉलेज को जो है, ठीक है, वो ग्रैब कर सके, ठीक है। तो इसी वजह से इसको बेहतर तरीके से इसका मुतालिया करने के लिए हम क्या करते हैं, हम केमिस्ट्री को अलग अलग शाखाओं के अंदर, अलग अलग ब्रांचेस के अंदर हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि केमिस्ट्री जो है उसको स्टडी करना, उसको हमें, हमारे लिए उसको जो स्टडी करना, उसको पढ़ना जो है हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके बुक के अंदर केमिस्ट्री की, ठीक है, तकरीबन 11 ब्रांचेस जो हैं वो गिवन है। हम उसके अंदर से आज जो है कुछ ब्रांचेस जो हैं वो हम देखेंगे, बाकी ब्रांचेस जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम आपके इस लेक्चर के एंड पर, ठीक है, आपको एक पिक शो हो रही होगी जिसके अंदर जो है वो आपने करना क्या है, आपको निशानात जो हैं वो लगे हुए आपको बुक के अंदर नजर आ रहे होंगे, तो आप इसको देखकर अपने बुक को भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है, और आपने वही चीजें जो है वो याद करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए हम सबसे पहले चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। फिजिकल केमिस्ट्री जो है स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं, हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। समझ आई स्टूडेंट्स? सब्सटेंस क्या होता है इसको मैंने आपको पहले बताया था। सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है, ये बेसिकली मैटर ही है। सब्सटेंस कहते हैं चीजों को, हमारी भी जो चीजें पढ़ी, जो मैटर पढ़ा है हम सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। अब सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक, स्टूडेंट एटम क्या होता है, ठीक है, एटम क्या होता है आपने इसको देखना है। स्टूडेंट एटम का कांसेप्ट इस तरह से है, जो मैटर है ना, हम कहते हैं मैटर है। मैटर क्या है, ऐसी कोई भी चीज जो वजन रखती है, जगह घेरती है, वो मैटर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि जो मैटर है वो किन चीज से मिलकर बना है, किस चीज से मिलकर बना है, ठीक है। हम कहते हैं कि मैटर को तकसीम किया रहा है, तकसीम किया रहा है, तकसीम किया रहा है। मेरे पास एक पेन है, ठीक है, एक मैटर है। अब मैं इसे इतने छोटे हिस्सों में तकसीम कर दूं कि इसे मजीद छोटे हिस्से में तकसीम किया ना जा सके, ठीक है, वो जो सबसे छोटा हिस्सा होगा ना इस मैटर का, उसे हम एटम कहते हैं, ठीक है। ऐसा एटम का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। हम ए का मतलब होता है नॉट, ठीक है, मतलब नॉट नफी के मायने में इस्तेमाल होता है ए, ठीक है, काफी लफ्जों के पहले। और टॉम का मतलब होता है कट, ठीक है। तो जो लफ्ज एटम है ना, इसे नाम भी इस वजह से दिया गया था कि इसे मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब कोई भी जो चीज है उसको, ठीक है, छोटे से छोटे हिस्से में जब तोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो एक हिस्सा ऐसा आएगा जिसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता, उसे हम एटम कहते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, बाद में उस एटम को भी तोड़ लिया गया इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में, ठीक है। उसको हम अगला हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप इतना याद रखेंगे, जो एटम है वो हम एटम किसे कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, ठीक है। एटम हमारे पास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। इसे भी आप अपने नोट्स में लिख रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम एटम कहते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल क्या होता है, जब एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड, मिसाल के तौर पर एक एटम ये है, एक एटम ये है, अब इन दोनों के दरमियान मैं कोई बॉन्ड लगा दूं, किसी चीज की मदद से इन्हें जोड़ दूं, तो ये मेरे पास जो है ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बन गया। दो एटम्स जब आपस में किसी बॉन्ड के जरिए मिलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं,
मॉलिक्यूल कहते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो हम जो है वो सब्सटेंसेस जो चीजें हैं, मतलब ये चीज एफर्ट्स करिए प्लास्टिक से मिलकर बनी है, या फिर मेरे पास एक लोहा है वो सिल्वर से मिलकर बना है, सिल्वर के जो एटम हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, समझ आ रही है, किस तरह से वो जो है वो रिएक्ट करते हैं, इस जो है इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस जो हैं वो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरह से बिहेव करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पानी को ले लेता हूँ, H2O वाटर। ठीक है, वाटर का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, H2O। अब इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, समझ आ रही। अब इसमें देखिए पानी को मैं पानी के अंदर पानी को लेट्स सपोज, ठीक है, अगर मैं तेल के अंदर मिलाऊंगा, ठीक है, तो तेल पानी के अंदर हल होगा आपने देखा होगा, नहीं होता। ठीक है, जो ऑयल है पानी के अंदर हल नहीं होता। अब इस केस में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, वो ऑयल के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट नहीं किए। अभी जो इनका बिहेवियर है, ये जो आपको बिहेवियर नजर आ रहा है इनका, इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इस किस्म के बिहेवियर्स को हम स्टडी करते हैं कि जो सब्सटेंसेस हैं उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब स्टूडेंट होता है पेशन गोई करना। पेशन गोई से मुराद आपने क्रिकेट मैचेस अगर देखे हो तो वहां पे ना जब एक टीम खेल रही होती है, ठीक है, तो वहां पे एक प्रिडिक्टेड स्कोर आता है जो कि अंदाजे के मुताबिक जो है जो कंप्यूटर है वो आपको बता देता है कि अंदाजे के मुताबिक इनका पेशन गोई करते हैं कि ये स्कोर इतना कर सकेंगे उनके हालिया कारकर्दगी की बुनियाद पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये क्या करती है, प्रिडिक्ट करती है, पेशन गोई करती है एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स कोई भी रिएक्शन, फर्स्ट कहें हम एक रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें हमारे पास ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना रहा है। अब ये रिएक्शन है स्टूडेंट्स, अब ये रिएक्शन जो है कितनी स्पीड से हो रहा है, ठीक है, कितनी रफ्तार से हो रहा है, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन की स्पीड क्या है, ठीक है, कितनी जल्दी वाटर बन रहा है, समझ आ रही है, इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इस ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं और इसकी स्पीड क्या है, इसको पेशन गोई करने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या करती है, अब जब इसको स्टडी करते हैं तो इसका फायदा हमारे पास क्या होता है, thus optimize the conditions। optimize का मतलब होता है सब चीजों को ना बराबर कर देना, अच्छे तरीके से कर देना। ठीक है, optimize the conditions to carry out reactions on industrial scale। स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंडस्ट्रीज होती हैं ना, जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो करवाए जा रहे होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या करती है, उन रिएक्शंस के मैक्सिमम स्पीड लेने के लिए, मतलब जो फिजिकल केमिस्ट्री को हम स्टडी करके क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन के जो खास कंडीशंस है, मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन है उसके लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, इतना हरारत चाहिए, इतना प्रेशर चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों का हम मुताला करते हैं और उसके बाद सब चीज़ों को प्रोवाइड कर देते हैं तो रिएक्शन बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, बहुत जल्दी काम होता है, बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है और वो इस्तेमाल होता है, समझ आ रही है। तो ये जो सारी स्टडी है ये फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर बेस करती है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो जो रिएक्शन चल रहा है एक इंडस्ट्री के अंदर, अगर उसके रेट को स्टडी ना करे, उसकी चेंज को स्टडी ना करे, तो हमें इंडस्ट्री में हो सकता है बहुत सारा नुकसान हो जाए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर रिएक्शन हो रहा है, हमें पता ही नहीं है कि कितनी देर में होगा, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती हैं, समझ आ रही है स्टूडेंट। तो ये आपने इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री होती क्या है। आपने इसकी ये लाइन और ये लाइन जो बुक में लिखी हुई है आपने इसकी यही करनी है, जो लाइन लिखी है आप उसको, ठीक है, आप उसको रहने दें, सिर्फ इसी पर निशान लगा लें। अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए तो आप सिर्फ यही लिख देंगे, आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए अब हम अपनी अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारे पास अगर देखा जाए ना, ठीक है, केमिस्ट्री की दुनिया जो है, ठीक है, केमिस्ट्री की दुनिया कंसिडर किया जाए तो इसमें, ठीक है, अगर हम देखें इसको ओवरऑल तो इसकी दो ही बड़ी जो है वो मेन फील्ड्स हैं, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ठीक है, आपसे फर्क भी पूछ सकते हैं कि डिफरेंस करें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक को देखते हैं, फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते हैं। स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले ना मैं आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक लफ्ज का जो है वो थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड बता दूं। जो लफ्ज है ना ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, पहले ये ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो जिंदा जानदारों से हासिल होते थे। ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो चीजें हासिल होती थी ना उनके लिए लफ्ज ऑर्गेनिक इस्तेमाल किया जाता था। आज भी ऑर्गेनिक लफ्ज जो है वो प्योर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक लफ्ज प्योर कोई खालिस चीज है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनऑर्गेनिक से क्या, देखिए जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक चीजें थी उन सब के अंदर ना उस वक्त कार्बन और हाइड्रोजन होते थे जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, तो उन ऑर्गेनिक चीजों के अलावा बाकी जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी क्या थी, इनऑर्गेनिक थी। ठीक है, मतलब उनके अंदर कार्बन नहीं होते थे। ठीक है, इनऑर्गेनिक से मतलब जिन लेबोरेटरी से हासिल की जाती थी, लेबोरेटरी में बनाई जाती थी चीजें।
ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इसको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये स्टडी है, किसका मुतालिया है? सिंथेसिस तैयारी, कंपोजिशन बनावट, मैंने आपको पहले बता दिया, प्रॉपर्टीज खसूसियात, ठीक है किसकी स्ट्रक्चर, ठीक है किसकी तैयारी, किसकी बनावट और किसकी खसूसियात, ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है कंपाउंड्स दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना जो, इसके अंदर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन, इन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है इनका मुतालिया किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और इन सब के अलावा, इनके अलावा बाकी जितनी भी केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे इनऑर्गेनिक हैं। समझ आ गई? ठीक है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी तैयारी, उनकी बनावट, उनकी खसूसियात, उनका स्ट्रक्चर जो है ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सुना लिखा हुआ डेट कंटेन लिटिल और नो कार्बन। नो कार्बन तो हमें समझ में आता है, जिस तरह हमारे पास वाटर है H2O, ये इनऑर्गेनिक है। ये क्या है? इनऑर्गेनिक है। समझ आ रही? ठीक है। अब स्टूडेंट्स लिटिल क्यों लिखा है उसने? लिटिल का मतलब है थोड़ा सा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ठीक है इसके अंदर कार्बन मौजूद है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ आ रही? इसी तरह हमारे पास, ठीक है, अगर आप लोग जो है इस तरह हमारे पास इसे कहते हैं CO3, ये कार्बोनेट होता है, इसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसमें भी कार्बन है, थोड़ा कार्बन है, लिटिल कार्बन है, लेकिन ये भी इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो अगर आप अब आपको इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। स्टडी मुताबिक इसका तैयारी का, कंपोजिशन बनावट का, प्रॉपर्टीज खसूसियात का और स्ट्रक्चर और साख्त का। किसकी साख्त का? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का। एलिमेंट्स स्टूडेंट्स कौन से? ठीक है, एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने मिसाल तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है पोटाशियम, रुबिडियम, ये आपको पहले ग्रुप के बता रहा हूँ, ठीक है जो कि आप लोगों ने याद भी किए हुए हैं। अभी जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स है सारे इनऑर्गेनिक है। इसमें एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मतलब मिसाल के तौर पर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ये कंपाउंड्स है। अब इनका जो है वो तैयारी कैसे होती है, बनावट क्या है, खसूसियात क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ठीक है। तो इसको हम जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन सी चीजें आती हैं जिसके अंदर लिटिल बहुत कम या फिर कोई भी कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई। स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने सारा याद करना है क्योंकि इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो स्टूडेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? वो हमारे पास मेटल्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे पिछला लेक्चर याद हो, हमने पीरियोडिक टेबल को पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जो है वो पिछली वीडियो देख ली, वो बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है हमने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया था। उसके दरमियान में हमारे पास जो एलिमेंट्स थे ना, ठीक है जो सेंटर में थे हमारे पास, वो हमारे पास मेटल्स हैं, जिसमें आपके पास कॉपर आ जाता है, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, ठीक है ये सारे के सारे क्या थे? ये मेटल्स थे हमारे पास। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या थे स्टूडेंट्स? नॉन मेटल हमारे पास, ठीक है यहाँ पर जो हमने, ठीक है यहाँ पे अगर आप देखें पैरियोडिक टेबल, ठीक है आप अपनी बुक का 108 पेज नंबर ओपन करके वहाँ पे पैरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं। वहाँ पर जो बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये जो सारे ग्रुप्स हैं नॉन मेटल्स हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मिक्सचर, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर भी हो सकता है हमारे पास। इस तरह सॉल्ट्स, मिसाल के तौर पर सॉल्ट्स के नमक ले लेते हैं, हम खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये भी हमारे पास क्या है? ये भी इनऑर्गेनिक है। उसके बाद एसिड्स, एक एसिड ले लेते हैं हम HCl, ठीक है अभी हाइड्रोक्लोराइड एक एसिड है हमारे पास, ये भी इनऑर्गेनिक है। बेस ले लेते हैं हम एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट, हमारा इसका पूरा चैप्टर एसिड बेस का, ठीक है तो अगर आपको इसका नहीं भी पता, आप लोग इसका सिर्फ नाम याद रख लें। ठीक है, एसिड तेजाब को कहते हैं। ठीक है, बेसिस हैं जो ये हमारे पास केमिकल्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, इन्हें हम बेसिस कहते हैं। ठीक है, ये भी हम आगे जाके डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसकी एग्जांपल लिखनी है तो आप ये लिख लें, NaCl, HCl एसिड है और बेस में NaOH आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ठीक है सारी चीजें जो हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और इनकी जो स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। अभी जो जितनी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ये हमारे पास फर्टिलाइजर्स स्टूडेंट्स कहते हैं खाद के तौर पर। जिस तरह आपने सुना होगा यूरिया, तो यूरिया एक खाद है हमारे पास। ठीक है, यूरिया स्टूडेंट्स जो है ये अगर आप यूरिया को देखें ना, ये खाद है हमारे पास, किस तरह इस्तेमाल होती है। इसके बाद मेडिसिन मेडिसिन का मतलब होता है अद्वयात के तौर पर। हमारे यहाँ पे जितने भी मेडिसिन हैं उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं कुछ, ठीक है तो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। उसके बाद कैटालिस्ट, स्टूडेंट्स कैटालिस्ट देखें, कैटालिस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? कैटालिस्ट किसे कहते हैं? कैटालिस्ट आप इस तरह से समझें, हमारे पास एक रिएक्शन चल रहा है, ठीक है एक रिएक्शन है वो चल रहा है, एक ऐसी चीज आए जो कि उस रिएक्शन की रफ्तार को क्या कर दे? बढ़ा दे, इसे हम क्या कहते हैं? कैटालिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं?
कैटालिस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स आपको एक काम दिया गया है, आपको काम दिया गया है कि आपके पास ठीक है 2 बन है, ठीक है, और टिक्कियां पड़ी हुई हैं, आपने बन के ऊपर टिक्की रखनी है, ठीक है, एक बन का हिस्सा लेना, उसके ऊपर टिक्की रखनी है, दूसरा बन रख देना, एक बर्गर बन गया। फर्स्ट के आपको बर्गर बनाने का काम दे दिया गया, हमने आपको काफी सारे बन और टिक्कियां फ्राहम कर दी, अब हमने आपसे कहना बर्गर बनाए। हो सकता है कि आप जो है पहले बना रहे हैं, आप 1 मिनट के अंदर 10 बर्गर जो है वो तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट करें आपके पास एक और आदमी आता है, ठीक है, और वो आपके साथ हेल्प करवाने लग जाता है। अब आप 1 मिनट के अंदर 10 नहीं, अब आप 40 बर्गर तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक आदमी है और उसने आपको हेल्प करवाने लग गया, तो वो आदमी जो है वो आपके लिए कैटालिस्ट है। क्या है? कैटालिस्ट। उसने क्या किया, उसने आपके जो रिएक्शन था, जो आप काम कर रहे थे, उसकी रफ्तार को क्या किया, बढ़ा दिया। समझ आ रही? स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक सादा सी मिसाल दी कैटलिस्ट की, कैटलिस्ट काम किस तरह से करता है, ठीक है। कैटलिस्ट आता है, ठीक है, और रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, और जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा स्पीड पर हो, ठीक है। तो उसको स्टडी करने के लिए हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट का समझ आ गया आपको। पिगमेंट, पिगमेंट्स कहते हैं ऐसी कोई भी चीज जो रोशनी को जज़ब करती है उसे पिगमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको पेंट्स के अंदर ना इनऑर्गेनिक जो है सब्सटेंसेस ये पिगमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो पिगमेंट्स हैं, ठीक है, ये पेंट्स के अंदर आपको, अब जो पेंट्स के आपको डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं, ये सारे आपको पिगमेंट्स की वजह से नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर ब्राउन पेंट है, रेड पेंट है, ठीक है, जितने भी कलर्स हैं सारे पिगमेंट्स की वजह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पिगमेंट्स बनाने में इस्तेमाल होती है। इसके बाद है कोटिंग्स। कोटिंग का मतलब होता है तय। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, मैं पेंट की पूरी एक तय यहाँ पे कर दूंगा, वो कोटिंग होगी उसके ऊपर एक, ठीक है। कोट का मतलब होता है किसी तय को चढ़ा देना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो पिगमेंट्स हैं वो हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं पेंट की, ठीक है, जो कोटिंग्स के तौर पर इस्तेमाल होती है। मच मोर, और इसके अलावा बहुत ज्यादा है हमारे पास इसके इस्तेमाल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसकी समझ आ गई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम ऐसे कंपाउंड्स का मुतालिया करते हैं जिसके अंदर कार्बन या तो होता ही नहीं है या बहुत कम कार्बन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO3, इन्हें हम कार्बोनेट्स कहते हैं, ठीक है। हम इसका क्या करते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, इसकी बनावट देखते हैं, ऐसे कंपाउंड्स की हम तैयारी देखते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल ऑपोजिट जो ब्रांच है हमारे पास, वो हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, कार्बन वाले कंपाउंड्स का मुताला करते हैं। कौन से कार्बन वाले कंपाउंड्स? ऐसे कार्बन वाले कंपाउंड जिनके अंदर साथ हाइड्रोजन भी होती है, और इनको मिलाकर हम स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ CH4। स्टूडेंट्स, ये जो CH4 है ना, इसे मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मीथेन कहते हैं। आप लोग इसे लिख लें, याद रख लें, मीथेन। ये जो आपके घरों में गैस आती है ना, जिसे आप जो है वो जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मीथेन होती है, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन भी पता चल गई, उस गैस का क्या नाम है, मीथेन है। अब ये इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है। अब ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास। स्टूडेंट्स, ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की। कौन कौन से कार्बन कंपाउंड्स की? हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डेरिवेटिव का मतलब होता है अखज करना। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से अखज करके हमारे पास कुछ चीजें बनाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं इनके डेरिवेटिव्स, ठीक है। मतलब हमारे पास मीथेन है, फर्स्ट करें मीथेन से हमने क्या किया, मीथेन से हमने एक कंपाउंड बना लिया CH3Cl, ठीक है। इसे अब आप मिथाइल क्लोराइड कह सकते हैं, ठीक है, इसे मिथाइल क्लोराइड कहते हैं। अब CH3Cl, अब Cl जो है एक इनऑर्गेनिक चीज है, ठीक है। अब ये तो इनऑर्गेनिक है ना, नॉन मेटल है, ठीक है, ये तो कार्बन तो नहीं है, लेकिन ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है उससे अखज किया गया है, उसी से बनाया गया है इसे। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है एक ऑर्गेनिक चीज है। समझ आ रही है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स का मतलब, डेरिवेटिव्स का मतलब जो हाइड्रोकार्बन से अखज किए जाते हैं कंपाउंड, उनसे निकाले जाते हैं, इनका मुताला हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। समझ आ रही? ठीक है। अब स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो कि हमने यहाँ पे देखा बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड ऐसे थे हमारे पास, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसको दोबारा बता रहा है कि हमने कुछ कार्बन के कंपाउंड ऐसे हैं, मतलब सारे कार्बन के कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक के अंदर नहीं आते, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, ठीक है, जो कि हम ऑर्गेनिक के अंदर स्टडी नहीं करते। उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट्स कार्बोनेट्स। क्या आ जाते हैं? कार्बोनेट्स। कार्बोनेट स्टूडेंट्स CO3 को कहते हैं, इसे कहते हैं CO3। हमारे पास क्या है? कार्बोनेट, ठीक है, क्या है? कार्बोनेट्स। अब जिस लफ्ज की मिसाल के तौर पर इसके पीछे N सोडियम लग गया है तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। समझ आ रही? ठीक है। बाइकार्बोनेट स्टूडेंट्स किससे कहते हैं? बाइकार्बोनेट्स कहते हैं HCO3 को। किसे कहते हैं? HCO3। इसके पीछे अगर सोडियम लग गया तो ये बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आपको इसके पता होना चाहिए कार्बोनेट को किसे कहते हैं। CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, HCO3 को क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट।
ऑक्साइड स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, मिसाल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अभी हमारे पास एक ऑक्साइड है कार्बन का, ठीक है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये इनऑर्गेनिक चीजें हैं सारी की सारी, ठीक है। और कार्बाइड्स स्टूडेंट्स, कार्बाइड्स हम कहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है कार्बाइड्स है, कार्बाइड्स के एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी NaC, जिस तरह सोडियम कार्बाइड है, ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बाइड की एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का स्टडी करते हैं, उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करते हैं। इसके अलावा हम, ठीक है, किन चीज़ों का मुताला इसके अंदर नहीं करते, हम सिंपल सॉल्ट्स का इसके अंदर मुताला नहीं करते, ठीक है, जैसे कि कार्बोनेट्स हो गया, बाइकार्बोनेट ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए हम अगली लाइन देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये तकरीबन जिंदगी की तमाम अशकाल के अंदर पाए जाते हैं। हमारी बॉडी है सारी की सारी ऑर्गेनिक है, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक है, ठीक है, बहुत कम है जो कि इनऑर्गेनिक चीजें हैं, बाकी सारी की सारी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक चीजें मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो जिंदगी है इसकी तमाम फॉर्म्स जो है वो तकरीबन ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। जो खाना खाते हैं हमारे रोटी के अंदर, ठीक है, हमारे चावल के अंदर, ठीक है, जो खाना खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं वहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अहमियत जो है बहुत ज्यादा है, तो इस लिहाज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अहमियत बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। एनवायरमेंट का मतलब होता है माहौल, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री माहौल की केमिस्ट्री क्या है। स्टूडेंट्स हम इसके पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, अभी हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं। साइंटिफिक स्टडी का मुराद ये कि सोच समझ कर जो स्टडी किया जाए, जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, कोई मंतक हो, इसकी स्टडी जो कि किसकी, केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना। केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना से स्टूडेंट्स क्या मुराद है, केमिकल फिनोमिना मतलब हमारे इर्द गिर्द जो है जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर, ठीक है, आप जो है लकड़ी को आग लगा देते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। आप घर में गैस चलाते हैं, ठीक है, उसमें आग लगाते हैं खाना बनाने के लिए, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। हमारे इर्द गिर्द जितने भी केमिकल फिनोमिना हो रहे हैं ये सारे ये इसमें आएंगे। उसके बाद बायोकेमिकल फिनोमिना। स्टूडेंट्स बायोकेमिकल फिनोमिना से क्या मुराद है, वो केमिकल फिनोमिना जो जिंदा जानदारों के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, इसे हम बायोकेमिकल फिनोमिना कहते हैं। मिसाल के तौर पर पौधे जो है वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खुराक तैयार करते हैं, जिसे आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के नाम से पढ़ा होगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस मतलब सूरज की रोशनी का खुराक तैयार करना। अब ये केमिकल रिएक्शन है लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं बायोकेमिकल फिनोमिना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करते हैं, केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना को स्टडी करते हैं जो कि कुर्राए अर्थ की जो प्लेनेट है अर्थ हमारे पास यहाँ पर हो रहे हैं, समझ आ रही। अब इसकी अहमियत क्या है, तो कहते हैं विदाउट दिस, इसके बगैर इट वुड बी इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन होगा टू स्टडी, किसका स्टडी करना, मुताला करना, किसका मुताला करना, द इफेक्ट्स असरात का दैट ह्यूमन, जो कि इंसान हैव ऑन द एनवायरनमेंट, उनके माहौल के ऊपर है। स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं आप फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, कोयला हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सारे, ठीक है, हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं, ठीक है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल से हासिल होते हैं, ठीक है। अब हम इसको फिर कभी डिटेल से देखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि हमारे आप किसी गैस जला रहे हैं, आप किसी चीज को जला रहे हैं, उसके अंदर से जो चीजें उठ रही हैं हमारे पास, ठीक है, जो चीजें निकल रही हैं हमारे पास, वो हमारी हवा को आलूदा कर रही हैं। इसी तरह हमारे सनत के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं, वहाँ पे जो गंदा पानी, हमारे घरों का जो गंदा पानी वो पानी के अंदर जाता है, दरियाओं के अंदर जाता है, वो पीने के पानी को आलूदा कर रहा है। स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम इन तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं कि जो इंसान है वो उसके जो है किस किस्म के जो है वो उसके माहौल के ऊपर असरात मुरतब हो रहे हैं, समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम इसमें सिर्फ उन असरात को पढ़ते हैं, ठीक है, हमारी जो इर्द गिर्द आलूदगी है, जो पोल्यूशन है, हम ना सिर्फ उसकी वजूहात को पढ़ते हैं बल्कि इसके अंदर जो है हम उसके सोल्यूशंस भी ढूंढते हैं कि आखिर वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे इस आलूदगी को कम से कम किया जा सकता है और हमारे जो माहौल है इसको मजीद रहने के लिए साजगार बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग में मदद करती है कि इसको कॉजेस, वजूहात एंड इफेक्ट्स और असरात एंड सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल, ठीक है, इसका हल क्या है, मतलब जो आलूदगी है उसकी वजूहात क्या है
उसके असरात क्या हो, आलूदगी के देखें असरात क्या होंगे, हवा की आलूदगी है, ठीक है, ये हमारे फेफड़ों को मुतासिर करेगी, शोर की आलूदगी है, ठीक है, वो हमारे जहन को मुतासिर करेगी, पानी की आलूदगी जो है हमारे अंदर बीमारियां फैलाएगी, ठीक है, उसकी वजूहात क्या, अब हवा की आलूदगी की वजूहात क्या, सनतों से निकलने वाला धुआं, ठीक है। अब उनकी सोल्यूशन क्या है, उनका हल क्या है, जब सनत में आप क्या करें, आप किसी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो जब उन्होंने जहरीला धुआं हवा में छोड़ना है, उससे पहले उसको प्योरीफाई कर लें, उसको साफ कर लें, साफ करके छोड़ें। इस तरह गंदे पानी को जब हमने दरिया में डालना है, आप उसको पहले साफ कर लें ताकि जो है उस आलूदगी को कम से कम किया जा सके। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? हम इसके अंदर इन तमाम चीज़ों का मुताला करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है उसकी बेहतर समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बाकी ब्रांचेस को जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।